इस वीडियो के दौरान हम 3D एनिमेशन का उपयोग करके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का विच्छेदन करेंगे, जैसे कि जीव विज्ञान कक्षा में विच्छेदन प्रयोगशाला। हम इस कंप्यूटर के अंदर का सफर करेंगे और हर उपकरण को अलग करेंगे। फिर हम एक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके ट्रांजिस्टर और अंदर की अन्य संरचनाओं का अति सूक्ष्म दृश्य दिखाएंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर के सभी उपकरणों को अलग किया। हमने प्रत्येक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से घटकों को डिसोल्डर किया और हटाया और हजारों तस्वीरें ली। फिर इन तस्वीरों का उपयोग करके हमने कंप्यूटर केस से लेकर सबसे छोटे रेसिस्टर तक के हर एक घटक को बारीकी से 3D मॉडल किया। नतीजतन यहाँ वह सभी हार्डवेयर है जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। यह कुछ इस तरह लगता है जैसे किसी ने कंप्यूटर को बेरहमी से तबाह कर दिया हो और उसके सभी हिस्सों को सजा दिया हो। लेकिन खैर, चलिए शुरू करते हैं। हम इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय प्रक्रिया इकाई या CPU के साथ करेंगे, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसके ऊपर एक कवर होता है जिसे एकीकृत हीट स्प्रेडर कहा जाता है और अंदर एक छोटा धातु पैकेज होता है जिसमें एकीकृत सर्किट होता है, जिसे तकनीकी रूप से डाई कहा जाता है। यह डाई एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है जो 1200 कनेक्शन पॉइंट्स को लैंडिंग पैड्स तक वितरित करता है, जो मदरबोर्ड पर लैंडिंग ग्रिड एरे के साथ इंटरफेस करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कई अलग अलग सेक्शन होते हैं, लेकिन शायद सबसे पहचान में आने वाले हैं 10 कोर, जहां प्रोग्राम और निर्देश चलाए जाते हैं। प्रत्येक कोर काफी जटिल है, इसलिए यहाँ एक आरेख दिया गया है जिसमें विभिन्न कार्यात्मक खंड दिखाए गए हैं। इस आरेख में दर्जनों जटिल तत्व हैं और आप उन वीडियो की सीरीज की प्रतीक्षा कर सकते हैं जिसे हम अभी योजना बना रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इन खंडों के काम करने के तरीके पर चर्चा की जाएगी। आइए एकीकृत सर्किट के नैनोस्कोपिक दृश्य में झूम करें ताकि हम व्यक्तिगत ट्रांजिस्टर देख सकें। ये ट्रांजिस्टर बेहद छोटे होते हैं, केवल कुछ नैनोमीटर चौड़े होते हैं और इस ढाई में लगभग 8 से 10 अरब हैं। ट्रांजिस्टर के ऊपर कई परतों वाली धातु की तारें हैं जिनमें व्याज ऊर्ध्वाधर रूप से उठी होती हैं। के बीच ये ट्रांजिस्टर्स और तार मिलकर एक बहुस्तरीय भूल भुलैया या हाईवे बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक कंप्यूटर सेकंड में अरबों ऑपरेशनों को निष्पादित करने में सक्षम होता है। आइए अब जूम आउट करें और CPU के अन्य हिस्सों को देखें। प्रत्येक कोर के बाजू में साझा L3 मेमोरी कैश और रिंग इंटरकनेक्ट है। दाईं ओर एक एकीकृत ग्राफिक्स प्रोसेसर है जो कम शक्तिशाली GPU की तरह काम करता है। ऊपरी बाएं कोने में मेमोरी कंट्रोलर होता है जो ड्रैम को डेटा भेजता और प्राप्त करता है। अंत में बिल्कुल बाईं ओर सिस्टम एजेंट ऑन प्लेटफॉर्म IO है जो मदरबोर्ड पर चिपसेट के साथ संवाद करता है और कई अन्य घटकों के बीच डेटा के प्रवाह को प्रबंधित करता है। तो दिस ध्यान में रखते हुए चलिए मदरबोर्ड को देखते हैं। यह मदरबोर्ड एक विशाल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसमें हजारों तार भीतर चल रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रोचिप्स, घटक, सॉकेट्स, पोर्ट्स, स्लॉट्स, हेडर्स और कनेक्टर्स लगे हुए हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण और महंगा घटक खाली PCB के अलावा चिपसेट है, जो यह एकीकृत सर्किट है जो यहाँ नीचे हीट सिंक के नीचे पाया जाता है और यह सीधे CPU में सिस्टम एजेंट सेक्शन से जुड़ा होता है। यहाँ एक आरेख दिखाया गया है कि CPU और चिपसेट अन्य सभी चीजों से कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि CPU सीधे DRAM, 1 या 2 डिस्प्ले, GPU और शायद कुछ SSD से जुड़ा होता है। 2 स्लॉट चिपसेट बाकी सभी चीजों का प्रबंधन करता है। ईथरनेट या वाईफाई के माध्यम से प्रवाहित डेटा, SSD और HDD में आने और जाने वाला डेटा जो SATA पोर्ट्स में लगाया गया होता है। कुछ PCI स्लॉट्स आपका कीबोर्ड और माउस, USB डिवाइस और स्पीकर को भेजी जाने वाली ऑडियो या माइक्रोफोन से आने वाली ऑडियो। बस एक त्वरित नोट, कंप्यूटर हार्डवेयर ने पिछले 65 सालों में बेहद प्रगति की है और लगातार विकसित हो रहा है। इसलिए जिन विवरणों को हम दिखाते हैं उन्हें वर्तमान समय के उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए और यह नहीं कि सभी कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मदरबोर्ड पर फैले कई अलग अलग सॉकेट और कनेक्टर को छोड़कर CPU के पास पाए जाने वाले वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल या VRM पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये घटक पावर सप्लाई से आने वाले वोल्टेज को घटाकर 1.3 वोल्ट तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो CPU द्वारा उपयोग किया जाता है।
इन कंपोनेंट्स और उनकी 80 से 90% दक्षता के माध्यम हीट से सिंक ऊपर रखना होगा। चूंकि हम अभी बिजली की बात कर रहे हैं, यह सीपीयू लगभग 16 एलईडी बल्ब के बराबर बिजली की खपत करता है, जिससे एक भारी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है, जिसे सीपीयू कूलर द्वारा हटाया जाता है। यह विशेष कूलर एक पंप का उपयोग करके तरल को इन ट्यूब्स के माध्यम से रेडिएटर के चैनलों में प्रसारित करता है, जो गर्मी को रेडिएटर फिन्स तक पहुंचाता है। फिर पंखे गर्मी को हवा में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं और ठंडा तरल वापसी लूप के माध्यम से पंप में वापस जाता है। पंप एक ब्रशलेस डीसी मोटर है, जो पीसीबी, एक नियंत्रण चिप और ड्राई साइड पर एक स्टेटर से बना है। बीच में एक अवरोध होता है और फिर लिक्विड साइड पर स्थायी चुंबक रोटर और इम्पेलर होता है। रोटर और स्टेटर के बीच कोई यांत्रिक संबंध नहीं होता है, जिससे कूलिंग लिक्विड का कोई रिसाव नहीं होता है। चलिए पावर सप्लाई की ओर बढ़ते हैं, जो कंप्यूटर में पावर का वितरण करती है। यहाँ पर मुख्य ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और प्राथमिक तरफ के उच्च वोल्टेज और द्वितीयक तरफ के निम्न वोल्टेज के बीच अलगाव की सीमा को जोड़ता है, जो आपके कंप्यूटर में हर जगह उपयोग होते हैं। यहाँ नियंत्रक पीसीबी है, जो एक स्थिर आउटपुट वोल्टेज सुनिश्चित करता है और ऑप्टो आइसोलेटर्स का उपयोग करके प्राथमिक पक्ष पर स्विचिंग पावर ट्रांजिस्टर को समायोजन संकेत भेजता है। ये इनपुट वोल्टेज को फिल्टर करने और विभिन्न आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए दर्जनों अन्य घटकों का उपयोग करता है, जो फिर आपके कंप्यूटर के सभी अलग अलग हार्डवेयर को भेजे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक एसएसडी केवल कुछ वॉट का उपभोग करता है और कनेक्टर इन वोल्टेज का उपयोग करता है, जबकि आपका जीपीयू इन कनेक्टरों और इन वोल्टेज का उपयोग करते हुए सैकड़ों वॉट का उपभोग कर सकता है। अगला हम जीपीयू को खोजेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक कदम पीछे चलते हैं और विचार करें। अब तक आपने जो सीखा है वो अकेले में अधिक काम नहीं करता, लेकिन जब ये सब मिल जाते हैं तो एक शक्तिशाली प्रणाली बनाते हैं। और चलते हैं ग्राफिक्स कार्ड और जीपीयू की ओर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होते हैं। खैर, वास्तव में यह उपमा इतनी अच्छी नहीं बैठती, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड खोलते ही हम एक और पीसीबी देखते हैं, जिसके केंद्र में जीपीयू का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। चारों ओर वीआरएम चिप्स होते हैं और साइड में वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होता है। आईसी के ऊपर एक हीट सिंक है, जिसमें गर्मी को फैलाने के लिए पंखा लगा होता है, और ग्राफिक्स कार्ड के साइड पर एचडीएमआई और डिस्प्ले पोर्ट होते हैं। एक पीसीआई इंटरफेस है और फिर दूसरी तरफ इनपुट पावर कनेक्टर है। चलिए जीपीयू इंटीग्रेटेड सर्किट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सीपीयू की तरह पीसीबी से जुड़ने के लिए 1000 से अधिक सोल्डर पैड्स रखता है। पैकेजिंग खोलते ही हमें जीपीयू डाई मिलता है, जो सीपीयू से स्पष्ट रूप से अलग है। यहाँ लगभग 11.8 अरब ट्रांजिस्टर हैं, जो 6 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में व्यवस्थित हैं, जिनमें कुल मिलाकर 28 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स हैं। प्रत्येक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर 128 कोर से बना होता है। कुल 3586 कोर हैं। प्रत्येक कोर में पूर्णांक और फ्लोटिंग पॉइंट गणित के लिए सेक्शन होते हैं और ऊपरी छोरों में कतारबद्ध करने और परिणामों को एकत्रित करने के लिए सेक्शन होते हैं, और यह एक सीपीयू कोर की तुलना में कहीं अधिक सरल है। इसके साथ ही डाई पर एक L2 मेमोरी कैश होता है, जो सभी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में साझा होता है, एक सेट मेमोरी कंट्रोलर्स के साथ जो प्रोसेसर के चारों ओर स्थित वीआरएम से जुड़ते हैं, और एक पीसीआई इंटरफेस होता है जो सीपीयू से जुड़ने के लिए होता है। जब हम एकीकृत परिपट का सूक्ष्म दृश्य देखने के लिए झूम करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ही मिलता है जैसा हमने सीपीयू पर देखा था, जिसमें नीचे ट्रांजिस्टर होते हैं और ऊपर धातु के तारों की कई परतों की भूल भुलैया होती है। इन सभी संरचनाओं का निर्माण बहु अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट्स या FABs में होता है, लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग वीडियो का विषय है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। GPUs और CPUs कई तरीकों से समान होते हैं। हालांकि GPUs में हजारों कोर होते हैं जो केवल बुनियादी अंकगणित तक सीमित होते हैं, जबकि CPU के पास केवल कुछ कोर होते हैं जो बहुत जटिल संचालन करते हैं। इसके अलावा CPU में शाखा पूर्वानुमान और गहन पाइपलाइनों होते हैं जो कोड के निष्पादन को अनुकूलित करते हैं। यहाँ GPUs के क्या कर सकते हैं का एक त्वरित उदाहरण है। इस छवि को लीजिए जिसमें 16 मिलियन पिक्सेल्स हैं, हर पिक्सल के लिए RGB मान के साथ।
छवि को उज्जवल करने का एक सरल तरीका है कि इनमें से प्रत्येक संख्या में 20 जोड़े। एक सीपीयू में 10 कोर हैं और इसी कारण यह एक समय में 10 संख्याओं पर अंकगणित करता है, जबकि जीपीयूज डेटा को हजारों कोरों में वितरित करते हैं। इस प्रकार बहुत अधिक समानांतर प्रोसेसिंग करते हैं। चलिए इस ग्राफिक्स कार्ड को बंद करते हैं और 3D मॉडल के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। ध्यान दें कि यह एक थोड़ा पुराना मॉडल ग्राफिक्स कार्ड है, क्योंकि हम अधिकांश ईबे से गैर कार्यात्मक भाग लेते हैं और फिर जैसा कि पहले दिखाया गया था, हम उन्हें इसे सटीक रूप से मॉडल करने के लिए काफी आक्रामक तरीके से खोलते हैं। इसके अलावा कभी कभी दिखाए गए घटक अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे यह मदरबोर्ड जो कहता है DDR4 जबकि ड्राम DDR5 है। जैसा कि कहा गया, सब कुछ मॉडलिंग और एनिमेट करने में, ताकि ऐसा लगे कि आप वास्तव में एक कंप्यूटर के अंदर हैं, हमें करीब 500 घंटे लगे। हम इसका बहुत आभार मानेंगे अगर आप कुछ सेकंड लेकर उस लाइक बटन को दबा दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नीचे एक त्वरित टिप्पणी लिखें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इसे पसंद करेगा। हमारे पास एक पेट्रियन भी है और हम किसी भी समर्थन की सराहना करेंगे। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर और अन्य संबंधित विषयों पर और वीडियो बनाने की योजना बना रहे हैं और आपके बिना यह नहीं कर सकते। तो इन 4 त्वरित कार्यों को करने के लिए धन्यवाद, इससे बहुत मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स पर नजर डालते हैं। हम इस पर ज्यादा समय नहीं बिताने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पर पूरी श्रृंखला है और फिर अलग वीडियो हैं जो ड्रैम और हार्ड ड्राइव्स को कवर करते हैं। लेकिन जल्दी से समझें, सीपीयू सीधे DRAM के साथ मदरबोर्ड के अंदर चलने वाले मेमोरी चैनलों के माध्यम से संचार करता है। इन 8 DRAM चिप्स में से प्रत्येक के अंदर 32 मेमोरी बैंक वाला एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसमें प्रत्येक 8192 कॉलम चौड़े और 6536 पंक्तियां लंबी होती हैं। DRAM अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है 1T1C मेमोरी सेल कहलाने वाले कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग करके, जो इस तरह के 2D एरे में होते हैं। डेटा को नैनोसेकंड्स में एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि इन 8 चिप्स में से केवल 16 GB डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। SSD पर चलते हैं, जो डेटा को स्थायी रूप से 3D एरेज में संग्रहित करते हैं, जिन्हें 3D NAND कहा जाता है। यह एरे 100 से 200 परतों तक ऊंची होती है, 32 से 64,000 स्तंभ चौड़ी और 32 से 64,000 पंक्तियों तक गहरी होती है। इसके अतिरिक्त एक ही SSD चिप जैसे इस चिप में कई 3D NAND एरे एक के ऊपर एक स्टैक किए गए होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक ही माइक्रोचिप में टेराबाइट्स का डेटा स्टोर किया जा सकता है। हालांकि डेटा पढ़ने या लिखने में लगभग 50 माइक्रोसेकंड लगते हैं, जो ड्रैम की तुलना में 3000 गुना धीमा है। एक सिंगल SSD मेमोरी सेल में ध्यान देने पर हमें एक चार्ज ट्रैप दिखाई देता है, जो विभिन्न स्तरों पर चार्ज को स्टोर करता है, जिससे 3 बिट्स डेटा को अधिक स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। NVMe और SATA SSD को देखते हुए दोनों में कुछ 3D NAND डाटा स्टोरेज चिप्स होती हैं और डाटा को बफर और होल्ड करने के लिए एक ड्रैम चिप होती है और एक नियंत्रक चिप। चलिए आगे बढ़ते हैं और हार्ड डिस्क ड्राइव को समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक डिस्क है जिसे एक स्पिंडल पर लगाया गया है, जिसमें एक मोटर है जो डिस्क को हजारों RPM पर घुमाती है। एक रीड राइट हेड डिस्क के ऊपर चलता है ताकि आधे मिलियन अन्य डेटा ट्रैक्स में से एक सिंगल ट्रैक को एक्सेस किया जा सके। चलो पढ़ने लिखने वाले हेड पर जूम इन करते हैं। लिखने वाला हेड डिस्क की एक छोटी सी परत में स्थानीय चुंबकीय डोमेन्स की दिशा बदलता है, जबकि पढ़ने वाला हेड इन चुंबकीय डोमेन्स में हुए परिवर्तनों को महसूस करता है। यह डिस्क ड्राइव SSD की तुलना में और भी धीमा है। इसे पहुंचने में कुछ मिलीसेकंड लगते हैं, जिसके कारण पढ़ने और लिखने का समय धीमा होता है, लेकिन भंडारण के प्रति टेराबाइट की लागत कम होती है। अब तक हमने आपके कंप्यूटर के अंदर के सभी हार्डवेयर को कवर कर लिया है, तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और बोनस के रूप में यहाँ कंप्यूटर माउस के अंदर का नजारा दिया गया है, जिसमें ऊपर स्क्रॉल व्हील, इंफ्रारेड लाइट, इमेज सेंसर और नीचे कई लेंस हैं और बीच में बैटरी और प्रोसेसर है। कंप्यूटर माउस के लिए हमारे पास इमेज सेंसर और स्क्रॉल व्हील की विस्तृत जानकारी के साथ अलग अलग समर्पित वीडियो हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जा सकता है कि एक बुनियादी कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, जिसमें प्लास्टिक ट्रेसेस होती है जो प्रत्येक कुंजी तक बिजली ले जाती है, और जब दबाई जाती है तो वह कुंजी एक सर्किट को पूरा करती है, जिसे ऊपर प्रोसेसर द्वारा महसूस किया जाता है। तो यह लगभग ऐसा ही दिखता है आपके कंप्यूटर के अंदर।